नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगा प्राइम। आपके साथ मैं राजेंद्र देव। आज हम बात करेंगे कुछ बड़ी खबरों की, उन बड़ी खबरों की जिन पर आज दिन भर हमारी नजर रहने वाली है। जी हाँ, आज की 4 बड़ी खबरें हैं। पहली बड़ी खबर किसानों के आंदोलन से जुड़ी है। आज किसानों और सरकार में फिर से बातचीत होने वाली है और इस बातचीत पर सबकी नजरें हैं। क्या होगा इस बातचीत में, यह देखना बहुत महत्वपूर्ण। दूसरी बड़ी खबर यूपी में रोजगार से जुड़ी है। आज सीएम योगी नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। आज की तीसरी बड़ी खबर बेसिक शिक्षकों से जुड़ी है। हाईकोर्ट ने शिक्षा सत्र मध्य तबादलों पर लगी रोक हटा दी है। चौथी बड़ी खबर बच्चों से जुड़ी है। सर्दी शुरू हो चुकी है और बच्चों को सरकारी स्वेटर इस वक्त से मिल जाते हैं, लेकिन यूपी में अभी तक बच्चों को स्वेटर मिले ही नहीं। इन बड़ी खबरों पर विस्तार से बात होगी और इस पर अलग अलग हमारे स्थानों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे, जानकारी देंगे। किसानों की बैठक पर बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ेंगे। नोएडा चिल्ला बॉर्डर से हमारे साथ लाइव होंगे। यूपी गेट से हमारे साथ होंगे शक्ति सिंह। दिल्ली के गाजीपुर से बॉर्डर फ्लाईओवर के नीचे से अविनाश तिवारी हमारे साथ होंगे। ऐसे सीएम योगी के नियुक्ति पत्र वाली खबर पर हमें विस्तार से जानकारी देंगे शैलेश अरोड़ा लखनऊ से। मोहम्मद मोइन बेसिक शिक्षा विभाग की लापरवाही वाली खबर पर हमारे साथ होंगे शैलेश अरोड़ा। शुरुआती जो बात होगी वो इस वक्त की बड़ी खबर के साथ होगी। खबर अयोध्या से आ रही है। अयोध्या में 2 मीनारों वाली अंडाकार मस्जिद बनेगी। बड़ी खबर, 2000 लोग एक साथ यहां पर नमाज अदा कर सकेंगे। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने इसका डिजाइन तैयार कराया। राज्य सरकार ने धन्नीपुर में दी है मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन और मस्जिद के साथ ही बनेंगे अस्पताल, इंडो इस्लामिक रिसर्च सेंटर और कम्युनिटी किचन। ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। 15,000 वर्ग फीट में यह मस्जिद तैयार होगी। 2000 लोग एक साथ नमाज पढ़ सकेंगे। 2 मीनारों वाली अंडाकार मस्जिद होगी अयोध्या में। कम्युनिटी किचन और हॉस्पिटल भी साथ में बनेगा इसके। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने इसका डिजाइन तैयार किया है। धन्नीपुर में मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन दी गई। शैलेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। शैलेश, इस डिजाइन के बारे में और क्या जानकारी है आपके पास? राजन, देखिए, जो जामिया यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, वहाँ के आर्किटेक्चर विभाग के प्रोफेसर SM अख्तर को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो जो अयोध्या के धन्नीपुर में मस्जिद बन रही है उसका डिज़ाइन तैयार करेंगे और उसी के तहत ये डिज़ाइन देखिए तैयार हो चुका है। हालांकि इसकी ऑफिशियली घोषणा भी नहीं की गई, लेकिन ये बताया आपको डिज़ाइन तैयार हो चुका है। 2 मीनार हैं इसमें और डिज़ाइन इस तरह से बनाया गया है कि वहाँ पर एक साथ 2000 लोग जो है वो नमाज अदा कर सकेंगे। दूसरी चीज़, जो डिज़ाइन है उसमें एक चीज़ और ख़ास है, वो ये कि उसे पारंपरिक तरीके से ना रखकर थोड़ा सा आधुनिक शैली में तैयार किया गया है। जैसे अगर बात करते हैं मस्जिद की मीनार की, तो वो सीधी ना होकर हल्की सी गोल होगी, घूमी होगी। तो ये एक उसमें जो है व्यवस्था रखी गई है। दूसरी चीज़, यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण का भी ध्यान रखा गया है डिज़ाइन बनाते समय। यानी यहाँ पर एक तो जो लाइटिंग की व्यवस्था होगी वो इस तरह से कि नेचुरल लाइट ज़्यादा से ज़्यादा मिले। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो बाकी लाइट की ज़रूरत होगी उसके लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाएगा। बड़े बड़े सोलर पैनल्स यहाँ पर लगवाए जाएंगे। साथ ही जल संरक्षण के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था की जाएगी। तो यानी कुल मिलाकर इको फ्रेंडली व्यवस्था भी, पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखकर ये व्यवस्था भी की गई है। इसके साथ में जो मस्जिद बननी है, देखिए 5 एकड़ ज़मीन, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो राज्य सरकार को कहा गया था कि वो मस्जिद के लिए अयोध्या में 5 एकड़ ज़मीन देगी, जिसके बाद 5 एकड़ ज़मीन दी गई वहाँ पर। लेकिन अब से मस्जिद नहीं होगी, बल्कि वहाँ पर एक हॉस्पिटल भी होगा, वहाँ पर एक कम्युनिटी किचन भी तैयार किया जाएगा। और इसी को लेकर जो इंडो इस्लामिक फाउंडेशन है, जिसके ऊपर पूरा दारोमदार है इन सारे निर्माण का, चाहे आर्किटेक्ट से जुड़ा हुआ काम करवाना हो या सारी चीज़ों की व्यवस्था देखनी हो, उसने अपनी तैयारियां ज़ोरों से चल रही है। भी हाल ही में जो फाउंडेशन है उसके जो लोग हैं, सदस्य हैं, वो जो पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने दौरा भी किया था हाल ही में धन्नीपुर का, और जिस जगह पर ये निर्माण होने हैं वहाँ पर भी चीज़ों को देखा था जाकर। और अब डिज़ाइन जो है जैसे फाइनल हो चुका है लगभग, तो उसके बाद अब जल्द ही बताया जा रहा है कि इस पर आगे के जो काम है वो शुरू किए जाएंगे। तो निश्चित रूप से एक जिस तरह से मस्जिद को पारंपरिक रूप से हटकर बनाने की तैयारी की जा रही है, जिस तरह से आधुनिक शैली में, वो अपने आप में खास है। 15,000 वर्ग फीट का क्षेत्र होगा जिसमें इस पूरी मस्जिद का निर्माण यहाँ पर किया जाएगा। राजेश, ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका शैलेश इन जानकारियों के लिए। आपने बताया, शैलेश ने बताया कि कैसे 2 मीनारों वाली अंडाकार मस्जिद का निर्माण होगा 15,000 वर्ग फीट एरिया में।
एक और बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास, बेसिक शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादलों से जुड़ी बड़ी। हाईकोर्ट ने शिक्षा सत्र मध्य तबादलों पर लगी रोक हटा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार को तबादला करने की इजाजत दे दी है। 54,000 शिक्षकों का ट्रांसफर होना है और ट्रांसफर के लिए 1 लाख से ज्यादा टीचर्स ने आवेदन किया है। तो ये उन शिक्षकों के लिए, उन स्टाफ के लिए जिनका ट्रांसफर रुका हुआ था, अच्छी खबर। हाईकोर्ट ने ट्रांसफर पर लगी रोक को हटा दिया है। मध्य तबादलों पर, सत्र मध्य तबादलों पर जो रोक लगी थी हाईकोर्ट के द्वारा, वो हटा दी गई है हाईकोर्ट के द्वारा। मोहम्मद मोइन हमारे साथ हैं। मोइन, आप पूरी जानकारी दें, कोर्ट ने क्या कहते हुए रोक हटाई है? जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के बेसिक स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर्स के लिए एक बहुत राहत भरी खबर है। खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में जो टीचर्स के तबादले होने थे एक से दूसरे जिले में, उस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले रोक लगा रखी थी, बाद में रोक हटा दी। उत्तर प्रदेश सरकार को तबादले करने की मंजूरी दे दी, लेकिन साथ ही एक शर्त यह भी लगा दी कि तबादले कभी भी बीच सत्र में नहीं किए जा सकेंगे। इस फैसले के खिलाफ बेसिक शिक्षा परिषद ने हाई कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी और बताया था कि चूंकि यह फैसला नवंबर में आया है तो इस बार इस फैसले को ना लागू किया जाए। और इस बार वैसे भी कोरोना का पीरियड चल रहा है, जो स्कूल है वो बंद चल रहे हैं, सिर्फ टीचर्स ही स्कूल जा रहे हैं, तो बच्चों की पढ़ाई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हाई कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद की इस अर्जी को मंजूर कर लिया और किसी भी पक्ष ने इसका विरोध नहीं किया। तो 1 लाख से ज्यादा टीचर्स ने आवेदन किया था और इनमें से 54,000 से ज्यादा टीचर्स के तबादले एक से दूसरे जिले में होने हैं। बहुत लंबे अरसे से ये तबादलों की प्रक्रिया रुकी हुई थी। सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं, आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब टीचर्स को इंतजार है हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद कि जल्द से जल्द उनके तबादले हो जाएंगे। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि औपचारिकताएं पूरी होने की वजह से 1 हफ्ते के अंदर जो तबादले की प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी और 54,000 से ज्यादा टीचर्स को एक बड़ी राहत मिलेगी। क्योंकि लंबे समय से उन्हें इसका इंतजार था, इसलिए उनमें खुशी की लहर है और वो हाई कोर्ट को धन्यवाद बोल रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार भी खुश है, टीचर्स भी खुश है, बेसिक शिक्षा परिषद भी खुश है और टीचर्स के एक से दूसरे जिले में तबादले का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद मोइन, आपने बताया इस विस्तार से इस खबर के बारे में। आगे बढ़ते हैं। सर्दी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में अब तक छात्र छात्राओं को सरकारी स्वेटर बांटने का काम पूरा नहीं हुआ है। हम आपको इस खबर के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम किसान आंदोलन की बात करते हैं, जिसका आज 10वां दिन है। आज फिर से किसानों और सरकार के बीच बैठक, दोपहर 2 बजे किसानों के साथ बैठक करेगी सरकार। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन इस बीच में जारी है। सिंघ, टिकरी, झड़ौदा कला, ये जो दिल्ली से लगी सीमाएं हैं, एंट्री पॉइंट्स हैं, ये सील कर दिए गए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर भी आवाजाही बंद है और बैठक से पहले किसानों ने हुंकार भरी। आज की बैठक में आर पार की बात होगी, यह हुंकार है किसानों। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है, उनका धरना प्रदर्शन जारी है, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और तमाम जो बॉर्डर्स है वो सील किए गए हैं। जाहिर सी बात है, दिल्ली से यूपी आने जाने वालों के लिए दिक्कत। आज फिर से बैठक होगी दोपहर 2 बजे। अब देखना दिलचस्प कि इस बैठक का नतीजा क्या निकलता है। बात नहीं बनी तो आंदोलन और तेज हो जाएगा, यह तय है। 8 दिसंबर के भारत बंद का आह्वान किया है भारतीय किसान यूनियन ने। इसी बीच में आज फिर से किसानों के साथ बैठे। हमारे 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शक्ति सिंह यूपी गेट से और अविनाश तिवारी गाजीपुर से। शक्ति सिंह के पास चलते हैं, यूपी गेट। शक्ति, पिछली बार जब हमारी बात हुई थी उसमें कुछ वक्त हो चुका है, उस वक्त भी सुबह सुबह किसान आंदोलन करने के लिए, धरने के लिए तैयार थे। अभी क्या उनकी संख्या बढ़ गई है, वो और ज़्यादा आक्रोश में दिखाई दे रहे हैं या सुबह वाली ही स्थिति है?
बिल्कुल राजेंद्र, यहाँ किसान लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और किसान अभी सुबह का वक्त है तो सुबह के वक्त जो किसान हैं वे इधर उधर अभी घूम रहे हैं। कुछ ही देर बाद यहाँ पर किसान आकर जम जाएंगे और यहाँ पर बैठ जाएंगे। NH9 की तस्वीर दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके से NH9 पर ये पूरी तरह ब्लॉक है इस समय। और आपको अगर अपने पीछे की तस्वीर दिखाता हूँ, कैमरामैन से कहता हूँ जरा मूव करिए और मूव करके तस्वीर दिखाइए कि किस तरीके से जो सामने पुलिस है और पुलिस का भी जमावड़ा यहाँ पर बढ़ता जा रहा है ताकि यहाँ से जो दूसरी सड़क को ये किसान बंद ना कर सके। इस समय पूरी तरह से जो आवाजाही है बिल्कुल बंद है। जो गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाले जो लोग हैं उनकी पूरी तरीके से आवाजाही पर इस समय रोक है और किसानों ने यहाँ रोक लगाई हुई है। ये सभी तरह की सड़कें हैं यहाँ पर जितनी भी गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ जाती हैं उन सभी को ब्लॉकेज किया हुआ किसानों ने। और किसानों का ये कहना है कि हम यहाँ से जब इस रोड को खाली करेंगे जब सरकार हमारी बात मान लेगी और जो तीनों बिल हैं इनको वापस ले लेगी। तो सीधा ये दिखाई दे रहा है कि किसान सीधा सरकार से टकराव लेने के मूड में है। किसानों ने 8 तारीख को एक आह्वान भी कर दिया भारत बंद का, जबकि आज 5 तारीख है। 5 तारीख में भी सरकार के साथ वार्तालाप होनी है, लेकिन किसानों को सरकार पर विश्वास नहीं होता दिखाई दे रहा है। यहाँ जितने भी किसान हैं किसानों का यही कहना है कि हमारे पास राशन पानी फुल है और हम यहाँ लंबे समय तक भी सरकार के साथ आंदोलन को जारी रखेंगे। तो अब देखने वाली बात यही है कि जो सड़कें हैं इन सड़कों पे कब तक निजात मिल जाती है। जी ठीक है शक्ति। गाजीपुर बॉर्डर चलते हैं, अविनाश तिवारी हमारे साथ है। अविनाश, आपने जब सुबह किसानों से बात की, बहुत सारे लोगों के मन में आशंका है कि सरकार उनकी बात नहीं मानेगी, सरकार उनकी मांगे नहीं सुनने वाली है। ये ऐसी स्थिति है जिसमें जिस माहौल में वार्ता का सफल होना अपने आप में सवालों के घेरे में है। वहां पर जो किसान हैं उनकी मांग एक बार आप जरूर जानने की कोशिश करिए कि किन मांगों पर वो जोर दे रहे हैं जिनका माल लेना उनके लिहाज से सरकार के लिए जरूरी। देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो अक्टूबर से सिलसिला शुरू हुआ है बात होने का और अब तक 4 दौर की बातचीत हो चुकी है। आज 5वें दौर की बातचीत है। दिक्कत ये आ रही है कि सरकार थोड़ा सा झुक रही है लेकिन किसान झुक नहीं रहे। किसान कह रहे हैं कि तीनों कानून जब तक वापस नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा और इसीलिए बात बन नहीं पा रही है। हमारे साथ तमाम सारे किसान इन्हीं से बातचीत करेंगे। आप बताइए कि कहाँ आप लोगों की बात फंस रही है? सरकार कह रही है कि हम थोड़ा संशोधन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप लोग की बात कहाँ फंस रही है? नहीं, हम तो यही चाहते हैं तीनों जो हम विधेयक पास करें सरकार ने वो वापस ले जाए, जिससे किसान का शोषण बंद हो। ये सरकार MSP की गारंटी दे रही है, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है इसमें संशोधन करने के लिए तैयार है, लेकिन थोड़ा आप लोगों को भी झुकना होगा। लेकिन आप लोग बिल्कुल अड़े हुए हैं कि तीनों कानून जब तक वापस नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। नहीं, वापस जहाँ किसान का नुकसान हो रहा है, किसान को सम्मान नहीं हो रहा, तो क्या झुकना और बढ़ने की बात है भाई? आज तक सरकार ने कोई वादा थोड़ी हुआ है। अभी तक जो बात हुई थी लिखित की वाली बात MSP रेट की, वो कहाँ हुआ है? उसमें भी लिखित कोई वादा थोड़ी हुआ है। बाकी जो प्रतिनिधिमंडल आज हमारा भी जाएगा और जैसा वहाँ से जवाब मिलेगा उसी तरह की तैयारी करी जाएगी। हल कैसे निकलेगा? सरकार थोड़ा झुक रही है, किसानों से विनती कर रही है कि वो भी थोड़ा झुके और बीच का समाधान निकाला जाए, लेकिन किसान तीनों कानून वापस करने पर अड़े हुए हैं। इसमें जो MSP है इसको भी अध्यादेश में जोड़ दें। जो MSP है ये लिखित में आश्वासन हो जाए कि जो इससे नीचे बेचेगा उसे 5 साल की सज़ा होगी। इस तरह से एक अध्यादेश ला दें तो, और जो हमारे उच्च नेता हैं संगठनों के वो वार्ता कर रहे हैं, जो वार्ता में करेंगे वो हमें मान्य होगा। देखिए, अगर बात करें तो पिछली मुलाकात में सरकार MSP पे तैयार हो गई थी, लेकिन जो तमाम सारे आपके नेता कहते हैं वो कह रहे हैं कि तीनों कानून वापस हो। नहीं, ये तो मेन मुद्दा है कि तीनों कानून वापस हो, इसी के लिए तो हम अड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी जो है हमारे जो किसान नेता हैं वो कहीं ना कहीं नरम रवैया अपनाएंगे। लेकिन ये MSP को तो कम से कम इसमें जो है लिखित में जोड़ें, इसमें अध्यादेश में जोड़ें, कानून लाएं, लिखित में वो दें तो कुछ हमारे नेता भी जो है इसमें नरमी रखेंगे। अगर MSP लिखित में दे दी जाती है तो क्या आप लोग जो तीनों कानून वापस करने की बात कर रहे हैं उससे पीछे हट जाएंगे? नहीं हटेंगे। नहीं सर, मैं आपके ABP न्यूज़ माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये जो है शत्रु बुलाए सरकार और तीनों कानून वापस ले और फिर जो MSP पे स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार MSP तय की जाए तो सरकार तो किसान मानेगा, अन्यथा नहीं मानेगा। बीच का रास्ता कोई नहीं है, तीनों कानून वापस करवा के आप लोग मानेंगे? बीच का रास्ता अब कोई नहीं है। केवल हमारी जो मांग है तीनों जो कानून है इन्हें रद्द करें। अन्य वरना अब किसान यहाँ तक आ गया है, जब किसान के बच्चे घर भूखे मर रहे हैं, जो मूंजी जो 1500-1400 बिकी, गवर्नमेंट रेट कुछ है, मक्का गवर्नमेंट रेट 1700-1800 कुछ है, वो बिकी 500, 600, 800। हमारे बच्चे क्या खाएंगे?
अब हमारा इरादा है करो और मरो। करो या मरो। देखिए राजेंद्र, यहाँ पे जो किसान है इसी इरादे से उतरे और यही बात है कि जो है अब तक जो सरकार और किसानों की बातचीत हो रही है वो सफल होती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि किसान अड़े हुए हैं कि तीनों कानून वापस होना चाहिए और सरकार बीच का रास्ता निकालना चाहती है, लेकिन बीच का रास्ता इनको मंजूर नहीं है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, शक्ति सिंह और अविनाश तिवारी। आपने किसानों की बात सुन ली, आपने लाइव देखा, हमने अनकट आपको दिखाया कि उनकी भावनाएं क्या हैं। उनको करो या मरो की भावना उनके अंदर, कईयों के अंदर जाग गई है। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटते हैं। आइए अगली खबर का रुख करते हैं। सर्दी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में अब तक छात्र छात्राओं को सरकारी स्वेटर बांटने का काम पूरा नहीं हुआ। हालात ये है कि राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के सबसे करीब स्थित स्कूलों तक में अभी स्वेटर नहीं पहुंचे। बच्चे ठंड में कपकपाए नहीं, इसके लिए योगी सरकार ने आते ही उन्हें स्वेटर बांटने की योजना शुरू की, लेकिन विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते इस साल भी समय से छात्र छात्राओं को योजना का लाभ नहीं मिल पाया। हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं, उनसे जानते हैं कि इस बार भी स्वेटर क्यों नहीं मिल पाए हैं अब तक बच्चों को, जबकि आज 5 दिसंबर की तारीख हो गई, सर्दियां शुरू हुए काफी वक्त हो गया। बताइए शैलेश, ऐसा क्यों हुआ है? राजेंद्र, देखिए कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है ये बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की, कि एक तरफ सरकार जो है वो योजनाएं लाती है आम जन को फायदा पहुंचाने के लिए, लाभ पहुंचाने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ ये अधिकारियों की कहीं ना कहीं लापरवाही है, लेट लतीफी है, जिसके चलते उन योजनाओं का लाभ समय से लोगों तक नहीं पहुंच पाता। उसी की नज़ीर है ये छात्र छात्राओं तक स्वेटर की योजना। आप देखिए, मुख्यमंत्री आवास, इससे ज्यादा वीवीआईपी जगह और कौन सी हो सकती है प्रदेश की, जहां राजधानी है, मुख्यमंत्री आवास है, उसके करीब में जो सबसे करीब के जो स्कूल है वहीं पर बच्चों को अभी तक स्वेटर नहीं मिले। रोज अभिभावक चक्कर लगा रहे हैं स्कूलों के और वहां पर ये जवाब मिलता है कि जल्द ही मिल जाएंगे। आखिर ये जल्द कब होगी? दूसरी तरफ जो अधिकारी है वो ये दावे करते हैं कि अगर लखनऊ की बात करें तो वो कहते हैं 100% सप्लाई हो गई, 95% छात्र छात्राओं को स्वेटर मिल चुके हैं। तो क्या इससे ये माना जाए कि अगर 95% को मिल गए हैं तो ये एक इत्तेफाक है कि उन 5% में वही स्कूल आने हैं जो मुख्यमंत्री आवास के पास के हैं, वो भी उन्हीं में आने, यानी कुल मिलाकर अपने आप को बचाने के लिए, अपनी खामियों को ढकने के लिए ये बहानेबाजी है। दावों में कितनी हकीकत है ये बताने के लिए हमने जो तस्वीरें दिखाई, जो रियलिटी चेक किया, वो काफ़ी है। और जब यहाँ ये हाल है तो प्रदेश के बाकी जिलों में क्या हाल होगा, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। अंदाज़ा लगाया जा सकता है क्योंकि अधिकारी भी जानते हैं कि हर जगह कोई रियलिटी चेक करने नहीं पहुँच रहा है। ऐसे में जो मन में आए कह दीजिए। लगातार चाहे बेसिक शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी वो भी दावे करते हैं कि हम समय से बच्चों तक चीज़ें पहुँचा रहे हैं। 2 डेडलाइन बीत गई। ऐसा नहीं है कोई जिन्न था जो बोतल से अचानक निकल आया था, पहले से पता था ये योजना है, इसमें स्वेटर बांटे जाने, तो तैयारी पहले से क्यों नहीं की गई? राज्य स्तर पर सबसे पहले सवाल यह उठता है, 31 अक्टूबर महीनों पहले बताया गया था कि 31 अक्टूबर तक हर बच्चे तक स्वेटर पहुंच जाना चाहिए, नहीं पहुंच पाया। हालात ये थे कि 31 अक्टूबर तक हम बताए राजेंद्र 10% बच्चों तक भी स्वेटर नहीं पहुंच पाए थे। इसके बाद में डेट बढ़ाई जाती है, 1 महीना 30 नवंबर की जाती है कि 30 नवंबर तक सबको पहुंचा दीजिए। लेकिन क्या हालात है वो हम अभी भी आपको दिखा रहे हैं कि 30 नवंबर भी बीत गई, 5 दिसंबर आ गई। अब सवाल ये, क्या सर्दी में स्वेटर बांटेंगे या फिर गर्मियों में स्वेटर बांटे जाएंगे बच्चों को? देखिए, अगर समय से योजना का लाभ ही नहीं देना तो ऐसी योजनाओं का फायदा क्या रह जाता है? जब सर्दी में स्वेटर ना मिला तो शैलेश अधिकारी कुछ कह रहे हैं इन हालात पर, कोई टिप्पणी कर रहे हैं? जब आपने पूछा होगा कि ऐसा क्यों है तो उनका कोई जवाब आया या मौन ही है? देखिए, अधिकारी यही कह रहे हैं कि अगर कोई स्कूल छूट गया है तो वहां तक जल्द से जल्द पहुंचाए जाएंगे। लेकिन फिर वही एक सवाल कि आखिर स्कूल छूट कैसे गया? क्या आप मॉनिटरिंग नहीं करते? क्या आप देखते नहीं है कि योजना आपने लागू की है, करोड़ों रुपए का बजट खर्च कर रहे हैं, उसका लाभ लोगों तक पहुंच भी रहा है कि नहीं? आखिर ये कैसी मॉनिटरिंग है? क्या ऑफिसों में बैठ के मॉनिटरिंग की जाएगी? कभी अधिकारी रियलिटी चेक पर खुद भी निकले, कभी अधिकारी खुद भी अगर स्कूल जाए तो शायद इन हालात से वाकिफ हो सकेंगे कि जमीनी स्तर पर योजनाओं का क्या हाल है। जो मासूम है, जो उम्मीद लगाए बैठे हैं सरकार से,
उन तक चीज़ों का लाभ पहुंच रहा है कि नहीं। लेकिन ये बंद कमरों से सिर्फ वीसी करके इस तरह से अगर मॉनिटरिंग होगी तो शायद जो हकीकत हमने दिखाई है वैसे ही हालात बने रहेंगे। कोई भी उच्च अधिकारी, चाहे अपर मुख्य सचिव की बात करिए, चाहे प्रमुख सचिव की बात करिए, चाहे डीजी की बात करिए, ये लोग क्या स्कूलों तक कभी पता चलता है कि खुद जाएं और देखें कि वाकई में जो योजना सरकार की वहां तक लाभ पहुंच रहा है नहीं? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। शायद उतनी संवेदनशीलता की या तो कमी है, या फिर वो इतना सीरियस नहीं है या इन चीज़ों को लेकर। यही वजह है कि सिर्फ अपने नीचे के अधिकारियों के साथ वीसी करते हैं, आदेश जारी करते हैं, तिथि बदल देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं, यही करते हैं। लेकिन पिछले कई महीनों से, मुझे नहीं ध्यान में है, शायद राजेंद्र, जब ये अधिकारी खुद, इतने बड़े अधिकारी जो है खुद स्कूलों तक गए हो, उन्होंने कभी जानने की कोशिश की हो कि क्या यहाँ तक योजना का लाभ पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। ये रवैया बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है प्रदेश के लिए। शैलेश, आप हमारे साथ बने रहिए। तो एक और जहाँ ये खबर है, वहीं रोजगार की खबर है जो कि राज्य में आज प्राइमरी स्कूलों को 36,590 नए शिक्षक मिलेंगे। सीएम योगी उन्हें नियुक्ति पत्र बांटेंगे। 5 नव नियुक्त शिक्षकों को खुद नियुक्ति पत्र देंगे मुख्यमंत्री। रामपुर, हरदोई, महोबा, बदायूं और गोंडा के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो कार्यक्रम से जुड़ेंगे। सुबह 11 बजे सीएम योगी नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। शैलेश अरोड़ा हमारे साथ लगातार बने हुए। शैलेश, ये बड़ा दिन 69,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में। बिल्कुल, निश्चित रूप से आज बहुत बड़ा दिन है राजेंद्र, और उसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह है कि अगर कोई चीज़ बहुत मुश्किल से मिलती है तो उसके मायने जो है और उसकी जो महत्व है और बढ़ जाता है। और वही हाल है इस समय उन अभ्यर्थियों के साथ में, नव चयनित शिक्षकों के साथ में, क्योंकि 2 साल का लंबा इंतजार किया है, सड़क से लेकर कोर्ट तक संघर्ष किया है उन्होंने, तब जाकर ये दिन आज आया है जब उनको नियुक्ति पत्र मिलने जा रहे हैं। इससे पहले अक्टूबर में जब पहले चरण की भर्ती हुई थी तो जो अभ्यर्थी करीब 36,590 छूटे थे, वो परेशान थे कि न जाने उनके भविष्य का अब क्या होगा, उनको न जाने कब नौकरी मिलेगी। लेकिन आखिरकार आज वो दिन आ गया। कोर्ट के फैसले के बाद आज वो दिन आ गया जब उनको भी नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे, जब वो भी एक सरकारी स्कूल में टीचर बन जाएंगे। और लगातार देखिए, जो सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है वो एक बड़ा इशू है। कई स्कूल है जहाँ पर टीचर है ही नहीं, या तो शिक्षा मित्रों के सहारे चल रहे, कई स्कूलों में एक टीचर है। तो इन हालात में जब ये 36,590 नए टीचर आज और मिलेंगे तो ये कमी जो है टीचर्स की, ये दूर होगी। और अगर बात करें कुल मिलाकर तो 67,000 से ज्यादा दोनों चरण में अगर मिलाएं अक्टूबर से अब तक, तो ज्यादा शिक्षक जो है स्कूलों को मिल रहे हैं। तो ऐसे में काफी बड़ा दिन इनके लिए हो जाता है। और एक बड़ी चीज ये भी है कि देखिए, जब ये भर्ती पूरी होगी तभी अगली भर्ती का रास्ता भी इसके साथ ही बिल्कुल साफ हो जाएगा। ये आपने बहुत जाहिर है, महत्वपूर्ण अब बात कही सरकार जो है शैलेश, कि इसके पहले आगे ये भर्ती पूरी होनी आवश्यक थी ताकि जो बची हुई भर्तियां हैं इस विभाग की वो शुरू हो सके, उस पर काम शुरू हो सके। और इसीलिए आज का दिन और महत्वपूर्ण। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और इसी के साथ गंगा प्राइम में फिलहाल नहीं, धन्यवाद।